ओके। हाँ तोड़ दो भाई, सब तोड़ दो। कुछ। हाँ हाँ हाँ, सब तोड़ दो भाई। मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ मत छोड़ना भाई, कुछ मत छोड़ना। हाँ जी। मुनीम जी। यस। नाइन्थ ना। भाइयों बहनों, सुनो। बर्थडे कब आता है? अच्छा। ओके। क्या? क्या बोल रहे हो? इसको मई में आएगा, इसका जून में? अप्रैल में? कब? 24 को? सही है। बढ़िया। और भी है क्या किसी का अप्रैल में? तेरा है क्या? है? इसका है? दो है क्या? डॉक्यूमेंट वाला अलग। बढ़िया। सुनो बच्चों, सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क में देने हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है। और चार्ज अंडर अंडर जीएसटी पे थोड़ा काम करना है, और कुछ एक दो क्लैरिफिकेशंस बची हुई थी वो पढ़नी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन थी डेल क्रेडिटर एजेंट की, वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है। सुनो, ध्यान से बात सुनो। सप्लाई के नोट्स इधर भेजे हैं क्या उन्होंने, साहब ने? है? अरे तू डिडक्शन के पीछे पड़ी रहेगी क्या? अच्छा, उसी में से पढ़ोगे क्या? ठीक है। अब ये प्रॉब्लम तो ये, यहाँ नेट नहीं कनेक्ट होता लैपटॉप से। है जी। बहुत बातें मानता है तो लोगों की भाई। इतनी बातें नहीं माननी चाहिए। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप, डांटोगे नहीं मतलब? मैं कभी नहीं डांटता मार्क्स के लिए। मैं डांटता हूँ सिर्फ
अल्टीमेट जब रिजल्ट आता है उस दिन, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, हमने एक चैप्टर पूरा किया था लास्ट क्लास में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हमने सीखे थे। वो चैप्टर था चैप्टर 2, आवाज नहीं, नाम, और काम क्या था? बेस प्रोवाइड करना, टैक्सेबल इवेंट। इस चैप्टर को हमने सप्लाई के इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में तोड़ा था। सप्लाई का मीनिंग एंड स्कोप एक पार्ट, सप्लाई का नेचर। यहां हमने सेक्शन 8 पढ़ा था, जिसमें हमने 2 बातें सीखी थी, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। इन दोनों सप्लाई में एक बड़ा इशू जो था वो ये था कि हम लोग ये डिसाइड करने के लिए जुटे हुए थे कि साहब रेट ऑफ टैक्स किसका लगेगा। कंपोजिट में एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई थी और एक सप्लाई थी एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई के साथ जो दूसरी सप्लाई थी, वो सप्लाई नॉर्मल इंडस्ट्री में नेचुरली बंडल्ड मानी जाती थी। नेचुरली बंडल्ड का मतलब होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में ये 2 गुड्स या एक गुड्स एक सर्विस या दोनों सर्विस एक साथ सप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से उस कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू को टैक्स करते थे, ठीक है। जब हम मिक्स्ड सप्लाई की बात करते थे तो ये कुछ ऐसी सप्लाईज थी which are not naturally bundled. Each and every single goods can be supplied separately in the market, ठीक है। तो इधर जिस भी सप्लाई का रेट हाईएस्ट रेट था, हम उसके रेट से उस मिक्स सप्लाई की वैल्यू को टैक्स करते थे। ये सेक्शन 8 कहता था, ठीक है। सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप की बात करता था। 3 सेक्शंस हम यहां पढ़ते थे, 7.1, 7.1A, 7.2। 7.2 में 2 बातें हमने पढ़ी जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स थी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस थी। कुछ बातें स्केड्यूल नंबर 3 में नोटिफाइड थी और कुछ बातें
नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट थी, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया गया था। 7(1)(a) में पुराने टैक्सेस के चलते जो कंफ्यूजन्स थे, सप्लाई गुड्स की होगी कि सप्लाई सर्विस की होगी, उसको क्लियर किया गया था। एंड 7(1)(a) में हमने शेड्यूल 2 को रेफर किया था, जिसमें हमने 8 ट्रांजैक्शंस को पढ़ा था। सेक्शन 7(1) हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया था, एक जनरल मीनिंग, एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस और एक सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट पैरा यानी कि शेड्यूल 1 के बारे में पढ़ा था। पहले पैरा में लिखा था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जिसके ऊपर आईटीसी ले लिया गया है विदाउट कंसिडरेशन। दूसरे में लिखा था प्रिंसिपल एजेंट का सप्लाई, तीसरे में रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का सप्लाई, और चौथे में लिखा था भाई लोग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस विदाउट कंसिडरेशन। ये 4 बातें यहां पे लिखी थी। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये थी, सप्लाई को हम चेक किया करते थे कंसिडरेशन को छोड़ के, बट बिजनेस एलिमेंट को पकड़ के। यहां पे बी पॉइंट इज टोटली रिलेटेड विद द इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इस एंटायर टॉपिक के अंदर, इस पूरे सिलेबस में हम यहां हमेशा टैक्स लेने के लिए रेसिपिएंट को पकड़ा करते थे, क्योंकि जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने कहा था यहां पे आपको रेसिपिएंट को दबोचना है, और ऐसे हालात में इस आदमी से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स वसूलना है। इसके अंदर बिजनेस एलिमेंट को हम लोगों ने इग्नोर किया था, याद है? हमने कहा था पैसा देख लेना है या नहीं है, बस पैसा दिया है, बिजनेस एलिमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा। और ये बहुत सीधा गाय जैसा क्लॉज था, जिसके अंदर हमने सप्लाई का एक सिंपल मीनिंग पढ़ा था, जिसके एलिमेंट थे 4। एक था सप्लाई की कोई भी फॉर्म, एक था कंसिडरेशन, एक था टैक्सेबल पर्सन, और एक था लास्ट जो था वो था बिजनेस। क्या था? बिजनेस। 4 एलिमेंट्स इस क्लॉज में पूरे होंगे, 7(1)(a) लगेगा, 7(1)(b) सर्विस का इंपोर्ट पैसे देके किया, 7(1)(b) लगेगा, पैसे देके नहीं किया, नहीं लगेगा 7(1)(b), हाँ या ना? ओके। 7(1)(c) पैसे नहीं है, बट बिजनेस एलिमेंट के थ्रू 4 नोटिफाइड सप्लाई जो है वो डीम्ड सप्लाई मानी गई थी। शेड्यूल 2 में सप्लाई जो कुछ बन गया वो किसका सप्लाई है, गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का, उस हिसाब से गुड्स का रेट लगेगा कि सर्विस का रेट लगेगा, ये हमने पढ़ा था। और शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था ऐसे सप्लाई जिनको हमने नोटिफाई किया था, जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स थे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस थे। ये छोटा सा चैप्टर था। इस छोटे से चैप्टर का एग्जामिनेशन वेटेज मैंने आपको कहा था 2 से 3 नंबर का है, लेकिन ये पूरा चैप्टर इस सिस्टम का बेस माना जाता था। ठीक है, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, जिसको आपको एक बार देखना है। जैसे एक पॉइंट है ये वाला, सम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम CBIC। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस जो कि कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट पे हैं। पहली जो ये दो पहली है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये थी विद रिस्पेक्ट टू द कंसिडरेशन। अभी मैंने आपको कंसिडरेशन का मीनिंग नहीं पढ़ाया। एक्चुअल में कंसिडरेशन का एक्चुअल जो मतलब है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाके समझेंगे हम। पढ़ तो यहां भी सकते हैं, बट काम वहां पे आएगा, तो जहां काम आएगा वहीं पढ़ेंगे। तो कंसिडरेशन के बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बट ये जो समथिंग इन रिटर्न आया है, दिस माइट बी इन कैश और इन काइंड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। लेट्स चेक इट आउट एक बार, क्या है कहानी। टैक्सेबिलिटी ऑफ आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू द गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। अब इसको समझाते हैं। हमारे एक मित्र है मिस्टर आर, एक फेमस आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग आपने सुना होगा। तो ये पेंटिंग का काम करते हैं।
पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद ये उस पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए भेजते हैं, यानी कि घर के बाहर निकालते हैं। भाई एक तो घर में बैठ के बनाया और फिर घर के बाहर एग्जीबिशन के लिए भेजा। लेट्स सपोज एग्जीबिशन के लिए इन्होंने उस पेंटिंग को भेजा नेशनल आर्ट गैलरी, मंडी हाउस में है, ये सुना है क्या आपने? नेशनल आर्ट गैलरी मंडी हाउस में है, यहां भेजा इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल एग्जीबिशन के लिए इन्होंने इसको नेशनल आर्ट गैलरी में भेजा, ठीक है। अब नेशनल आर्ट गैलरी में पेंटिंग तो गई, लेकिन किस चीज के लिए गई? फॉर सेल या फॉर एग्जीबिशन? नेशनल आर्ट गैलरी में इनकी जो पेंटिंग है उसे लगाया गया, लोग वहां पे आते हैं, तो लोगों ने वो पेंटिंग देखी, भाई मैं ऐसी पेंटिंग बना सकता हूं बच्चों, ठीक है। तो लोगों ने वो पेंटिंग जो है वो देखी। पेंटिंग देखने के बाद उन्होंने पेंटर का नाम पूछा। अब भाई पेंटर साहब का नाम बताया गया, तो उन्होंने फिर इनको ऑर्डर दिए लोगों ने। तो ये ऑर्डर्स आए कहां से? नेशनल आर्ट गैलरी में जो एग्जीबिशन लगा था उससे। बट जो नेशनल आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स रखी गई थी, क्या वो बेची गई? द आंसर इज नो। सो प्रैक्टिकली अगर हम अपनी पेंटिंग फॉर एग्जीबिशन भेजते हैं, पेंटिंग को अगर हम किसके लिए भेजते हैं? एग्जीबिशन के लिए भेजते हैं, तो क्या हम इसे सप्लाई मानते हैं 7(1)(a) में? हमेशा 7(1)(a) दिमाग में रखना है। 7(1)(a) कहता है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। मेड और एग्रीड टू बी मेड, मेड और agreed to be made for a consideration by a taxable person in the course or furtherance of the business, ऐसे बोलता है। डन। एक बार सीबीआईसी क्या कहता है, ये पूरी कहानी को समझ लेते हैं। केस स्टडी आपके सामने है और सीबीआईसी इस केस स्टडी पे क्या बोलता है एक बार समझते हैं। तो व्हाट सीबीआईसी सेड, आर्टिस्ट गिव देयर आर्ट वर्क। तो आर्टिस्ट का नाम क्या है? मिस्टर आर। give their artwork to the gallery where it is exhibited for, however no consideration flow from gallery to the artist when it artwork are sent to the gallery for exhibition and therefore same it is not a supply। क्या नेशनल आर्ट गैलरी ने उन पेंटिंग्स को खरीदा था? उन्होंने सिर्फ उन्हें अपने यहां रखवाया था। It is only when a buyer select a particular artwork displayed at the gallery that the actual supply take place and applicable GST would be payable at the time of such supply। सर थोड़ा कहानी को चेंज कर देते हैं। नेशनल आर्ट गैलरी के अंदर जो आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स रखी थी, लोग नेशनल आर्ट गैलरी से भी खरीद सकते हैं पेंटिंग्स। मैं आपको बता देता हूं, आप वहां से भी कोई पेंटिंग खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो अगर आपने एनएजी से कोई, नेशनल आर्ट गैलरी से कोई पेंटिंग खरीदी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ? ऐसे सिचुएशन में सप्लाई हुआ। बोलो भाइयों, सप्लाई हुआ, यानी कि सप्लाई के किसी फॉर्म की बात हो रही होगी। पैसा दिया गया और नेशनल आर्ट गैलरी का काम ही क्या है? पेंटिंग बेचना और खरीदना। बोलो, खरीदेगा बेचेगा। बोलो, अरे बोलो ना बच्चों। तो इन दैट केस अपन उसको क्या मान सकते हैं? सप्लाई मान सकते हैं। बट अगर सिर्फ एग्जीबिशन के लिए भेजा है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानते। दैट्स इट। इतनी सी बात है इस वाले सर्कुलर के अंदर। अगला सर्कुलर देखना क्या है। लेवी ऑफ जीएसटी ऑन अ सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रमाइस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। ठीक है। अब आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी की फॉर्म में कुछ दिया। अब चैरिटी की फॉर्म में आप क्या देंगे? डोनेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी टेंपल में कुछ फैंस या
वाटर कूलर लगवा देते हैं, बोलो, या किसी इस तरह की कोई चीज को डोनेट कर देते हैं और वहां पे एक नेम प्लेट लगवा देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने पंखे लगवाए, 20 पंखे लगवाए मंदिर में, और पंखे की पंखुड़ियों पे लिखवा दिया डोनेटेड बाय एसएस ज्वेलर्स, डोनेटेड बाय एसएस ज्वेलर्स। एसएस ज्वेलर ने डोनेट किया है। पंखा चल रहा है, अभी चलता हुआ पंखे पे क्या लिखा है तो नहीं पता, बट द मोमेंट वो रुकेगा और हम फैन ऑन करते हैं तो ऑलवेज फैन की तरफ एक बार तो देखते ही हैं, हाँ या ना? उसमें देखेगा नाम एसएस ज्वेलर, तो उसका प्रमोशन हो रहा है, उस केस में प्रमोशन हो रहा है, बिजनेस का नाम वहां पे लिखा हुआ है तो प्रमोशन हो रहा है। अब आपने वहां पे डोनेशन दिया, डोनेशन के बदले आपने वहां से अपने बिजनेस का प्रमोशन उठाया, तो वहां से काइंड कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, बोलो। अच्छा, ऋषिकेश में एक जगह है गीता भवन, सुना? ऋषिकेश में एक जगह है गंगा किनारे, गीता भवन, बहुत बड़ा गीता भवन है वहां पे। तो बेसिकली वो भी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह ही काम करते हैं। अब वहां पे एक रूम है, जैसे मैंने देखा था, बस ऐसे ही मैं बता देता हूं। ऐसे वहां पे एक रूम बना हुआ है ऐसे, और उस रूम पे यहां ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर इधर ऊपर यहां लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टेड बाय रीमा अरोड़ा इन द मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड मिस्टर प्रकाश अरोड़ा, ऐसे लिखा हुआ है। अब उससे कौन सा बिजनेस प्रमोशन हो रहा है? कोई बिजनेस प्रमोशन हो रहा है क्या? बिजनेस नेम लिखा है क्या? नहीं लिखा। अरे बोलो, तो बस एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखा है। आपको ऐसे नहीं समझना कि नाम लिख दिया तो बिजनेस प्रमोशन हो गया। नाम लिखने से बिजनेस प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस का नाम डिस्प्ले करने से बिजनेस प्रमोशन हो रहा है। पढ़ना, एक बार ही पढ़ना, इसको रीड करना जरा, देखना। इंडिविजुअल डोनर प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प or any other support in the form of donation or gift to the institution such as religious institution, and religious institution में हम ले लेते हैं किसको? गीता भवन को ले लेते हैं। आगे बढ़िए। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम एक्सेट्रा। The recipient institution place the name plate or similar of such acknowledgement in their premises to express the gratitude. आया ना? When the name of the donor is displayed in the recipient institution premises in such manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of the donor's act of philanthropy, and it is not aimed to giving publicity of the donor in such manner that would be an advertising or promotion of his business. तो अपन इसको क्या नहीं मानते? कंसिडरेशन नहीं मानते। philanthropy मतलब समाज कल्याण, ठीक है? Then it can be said that there is a no supply of service for a consideration in the form of donation. Donation की फॉर्म में you are not supplying anything. सामने वाले बंदे का सिर्फ नाम लिखा है, ओके है। There is a no obligation on the part of recipient of the donation or gift to do anything. Therefore, there is a no GST liability on such consideration. लेकिन अगर वहां पे बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, किसको प्रमोट किया जा रहा है? बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं, तो भाई अब वहां पे जाके शगुन ने अपनी दुकान का बोर्ड लगा दिया दुर्गा पंडाल में, डोनेशन करा, और डोनेशन वाले को बोला यार भाई एक बोर्ड लगवा दो यार यहाँ पे, तो दुकान का बोर्ड शगुन ने वहां पे लगा दिया भाई, एकदम बढ़िया। तो शगुन की दुकान का प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा?
लिविएबल टू जीएसटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है 7(1)(a) में? ओके, सम एग्जांपल्स पढ़ना भाई, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश, डिजिटल ब्लैक बोर्ड डोनेटेड बाय मिस्टर राजेश टू अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऐसे लिख देते ना कहीं, बेस्ट विशेस फ्रॉम दिस पर्सन और डोनेट कर दिया। डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, रिटन ऑन द डोर और फ्लोर ऑफ अ रूम or on any part of a temple complex which was constructed from such, अभी वो ऊपर मैंने आपको बताया था गीता भवन वाला पार्ट। In each of these cases it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised. Thus, where all three conditions are satisfied, namely the gift or donation made to the charitable organization, the payment has the character of gift or donation and the purpose is philanthropic। भाई साहब ये वर्ड कीवर्ड है, ये प्रशांत, ये कीवर्ड है, ये वर्ड ये ध्यान में रखने होते हैं, लिख के आने पड़ते हैं हमें नंबर लेने के लिए, ये कीवर्ड्स हैं। इट लीड टू नॉन कमर्शियल गेन एंड नो एडवर्टीजमेंट, हेंस नो जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल। अब आप अपने धंधे का प्रमोशन करने लग जाओ वहां पे और डोनेशन दिखा रहे हो और बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में उसको सप्लाई माना जाएगा, बोलो ना? ठीक है, आगे चलें। लो साहब ये पढ़ो जरा, एक और सर्कुलर है, ये तो हल्का सा ही है, इजी सा, सबको पता है इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। वेदर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस अलाउड by the insurance company from the insurance premium payable by the insured can be considered as consideration for the supply provided by the insurer to the insurance company for agreeing to the obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the year। क्या हम इसको कंसिडरेशन मानते हैं? बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर आकाश के पास एक गाड़ी है और गाड़ी का आकाश ने करा रखा है इंश्योरेंस। कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, साल भर का इंश्योरेंस है, मान लो 25,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया। अब क्या हुआ, पूरे साल में आकाश ने कोई क्लेम लॉन्च नहीं किया, जिम्मेदार ड्राइवर है, बढ़िया गाड़ी चलाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंपनी के सर पे कोई फालतू का नाटक नहीं। कंपनी ने कहा यार आप तो बढ़िया कस्टमर हो हमारे, आप तो प्रीमियम दे के जाते हो और इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च भी नहीं करते कभी, चलो एक काम करो, हम आपको एनसीबी देते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना इंश्योरेंस कराने, तो अगर आपका इंश्योरेंस मान लो 28,000 का रहा, तो हम आपको 20% नो क्लेम बोनस दे देंगे। नो क्लेम बोनस आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की प्राइस में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और आपको बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बढ़िया है, अरे बोलो। तो कह रहे क्या वो नो क्लेम बोनस जो है ना, उसको क्या अपन कंसिडरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? तो रीड करो जरा। एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रोस इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट when no claim is made by the insured person during the previous insurance period. Customer procures insurance policy to indemnify himself from any loss or injury as per the terms of the policy and not under any contractual obligation not to claim insurance claim during any period covered under the policy in lieu of NCB। अरे NCB के चक्कर में कोई आदमी क्या
क्लेम मांगने नहीं जाएगा क्या? पिछले साल मैंने अपनी गाड़ी पे क्लेम नहीं लिया, कंपनी बड़ी खुश हुई, आईसीआईसीआई बड़ी खुश हुई, इस बार लूंगा मैं। तो क्या मतलब मैं टूटी गाड़ी लेके घूमूंगा क्या कि भाई नो क्लेम बोनस के चक्कर में मैं क्या मैं इंश्योरेंस नहीं लूंगा? ऐसे थोड़ी होता है। अरे जरूरत पड़ेगी तो लूंगा ना। आगे बढ़ो। It is therefore clarified that there is a no supply provided by insured person to the insurance company in the form of agreeing the obligation to refrain from an act of lodging insurance claim during the previous year, and NCP cannot be considered as consideration for any supply provided by the insured to the insurance company. खत्म बात। इसको भी अपन क्या नहीं मानते? सप्लाई नहीं मानते इस तरह की सिचुएशन। सर ये हमने पढ़ लिया था। एक कहानी और थी, पढ़ो इसको भी। बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स टू एम्प्लॉय पे जीएसटी इंप्लीकेशन समझना था हमने। हमने स्केड्यूल 3 में ऐसा पढ़ा था कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विस देता है इन रिलेशन टू द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो हम उसको क्या नहीं करते, हम उसको सप्लाई नहीं मानते, और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता, टैक्स भी नहीं किया जाता। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ यार, बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग। पढ़ा था हमने ऐसा? अरे पढ़ा था ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देगा तो उसको तो ठीक है अपन जीएसटी में नहीं लेते, बट क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे सकता है कि नहीं दे सकता है? सी, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको जीएसटी के अंदर नहीं लेके आते। मजे की बात क्या है, ये दोनों रिलेटेड पर्सन भी माने जाते हैं, याद करो। हाँ, क्या हो गया? आ रहा हूं आ रहा हूँ। सब ठीक है?
बंगाल का जादू तो नहीं कर देगा? है? चलो रे, सुनो सुनो भाई रे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेटेड पर्सन माना जाता है। आइए पढ़िए एक बार। टैक्सेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट्स, ध्यान देना यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन हो रहा है। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, फोकस। किसकी बात हो रही है? प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। और ये बहुत जरूरी भी था। क्या है ना, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा मैटर क्या है। एम्प्लॉई अपनी सैलरी कम करने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को एम्प्लॉयर के पास छोड़ देता है कि साहब ये आप कर देना। तो क्या होगा? मेरी सैलरी कम हो जाएगी और मेरे को टैक्स कम लगेगा। और आदमी कमाता किस लिए? जरूरतों के लिए, और जरूरत है आप मेरी पूरी कर ही रहे हो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ना बहुत सारे बेनिफिट्स और गिफ्ट्स ऐसे दे देते हैं। तो इनकम टैक्स में तो हम एम्प्लॉय को पकड़ के चलते ही हैं, बट जीएसटी में हम एम्प्लॉयर साइड को भी पकड़ के चलते हैं। पढ़ो। बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, such benefit are the part of employee's remuneration package, and employer is bound to provide said benefit under the employment contract. Most important क्या है? Whatever an employer is giving under an contract of employment, वो एम्प्लॉय की सैलरी में गया है, ऐड हुआ है जाके। और गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय से क्या करा है? अरे बोलो। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय से क्या करा है? टैक्स लिया है। अब इस ट्रांजैक्शन को जीएसटी में हम कैसे देखते हैं? दिस ट्रांजैक्शन इज इन कनेक्शन विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड सच ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एंड दस इट इज नॉट अ सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। ना तो ये गुड्स की है और ना ही सर्विस की। डन? अरे बोलो। Such benefit are given voluntarily by the employer, and employer is not bound to provide these benefit under any employment contract. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट एम्प्लॉयर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट ने कहा देखिए साहब ऐसा है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर डू नॉट exceed 50,000 in aggregate, no GST because gift up to 50,000 is exempt, not an income tax in GST. हम इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? जीएसटी की। गिफ्ट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर डू नॉट एक्सीड 50 इन एग्रीगेट अमाउंट। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनो रे, हेलो, काट दो इसको। थोड़ा सा गड़बड़ है, काटो, नोट्स में काटो, जाके नोट्स में जाके कट कर दो। एक्सीड्स 50,000 इन एग्रीगेट, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 शैल बी, 50 तक क्या है? एग्जेम्प्ट। ठीक है? क्या सीखा? इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन थी, देना ही पड़ेगा। उस वाले अमाउंट पे एम्प्लॉय ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रहा है, ओके की रिपोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ देता है, 50,000 की लिमिट है, 50,000 के ऊपर पे करता है तो उसको टैक्स करेंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है? ये पॉइंट था। आगे बढ़े भाई, ये हमने पढ़ लिया था। अरे बोलो। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया था छोटा सा, ये वाला। और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, 3-4, ये 3-4 क्वेश्चन का सोर्स है प्रेस रिलीज, सीबीआईसी का एक प्रेस रिलीज था, वो प्रेस रिलीज के अंदर ये क्वेश्चंस थे। इसके पीछे पहले एक कहानी है, वो सुननी पड़ेगी आपको, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सुनो, पानी पियो पहले, भर के नर्त लाना रखा होगा ना।
आजकल तबरेज कहाँ है? होम टाउन गया है क्या ईद मनाने? समीर, ईद कितने दिन तक चलती है? कितने दिन तक चलती है? नहीं नहीं, मैं तब एक दिन तो मलिक सर भी तो गए हुए हैं यार, 4-5 दिन के लिए। नहीं, घर तो घर चले जाते हैं तो क्या ईद लंबी चलती है क्या? अच्छा, दूर कहाँ रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, 10 साल से तो यहीं रह रहे हैं। बरेली के हैं। ऐसे तो सुजीत सर लखनऊ के हैं। हाँ, लखनऊ के हैं। क्या? गए नहीं है? क्या सुनती है लड़की क्या? यार मैं तो यार क्या बताऊं। जीवन ना बड़ा अजीब रहा है। 5वीं से 9वीं तक मैं लखनऊ रहा हूं। 9वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक दिल्ली। 12वीं के बाद से लक्ष्मीनगर 3 साल। भाई 12वीं तो कॉलेज वाला टाइम। उसके बाद आर्टिकलशिप कहाँ पे? गुड़गांव। और तब से गुड़गांव। क्या? आर्टिकलशिप गुड़गांव से ही हुई है मेरी। मेरठ में तो मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए सुनो। अरे सुनो ना बच्चों, डेल क्रेडिट एजेंट सुनो क्या है? कौन होता है डेल क्रेडिट एजेंट? डेल क्रेडिट एजेंट ऐसे बोला जाता है इसको। इट इज अ टाइप ऑफ एजेंसी और इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट जिसमें एजेंट जो है ना, लोगों को आदत होती है ना, ऐसे तीर जा रहा होता है, आगे आ जाते हैं उसके, ऐसे। तो ये एजेंट ऐसे आ जाता है उड़ते तीर के आगे। ठीक है, तो तीर सीधे जा रहा था, एजेंट बीच में कूद पड़ा। कैसे? सुनो। प्रिंसिपल, एजेंट और ये है यहां पे कस्टमर। यहां एक सही आदमी का नाम लिखना पड़ेगा। सुनो, प्रिंसिपल, एजेंट और कस्टमर। अब क्या होता है, ये कस्टमर को कुछ सामान चाहिए होता है, ये एजेंट के पास आता है, एजेंट इसको प्रिंसिपल से मिलवाता है। प्रिंसिपल इस भाई को सामान बेच देता है और सामान बिकता है उधार पे। तीन महीने के। 3 महीने बाद प्रिंसिपल इसको कॉल करता है, कस्टमर को। कस्टमर कबूतर उड़ा रहा होता है छत पे। कॉल उठाता है, कस्टमर कॉल उठाता है, कॉल उठा के बोलता है हाँ भाई कौन? तो प्रिंसिपल बोलता है साहब मेरे पैसे 2 लाख रुपए। कहते बाद में बात करियो, अभी कबूतर उड़ा रहा हूं मैं। कबूतर उतरेंगे उसके बाद बात करेंगे। ये बड़ी पुरानी कहावत है, आपको नहीं समझ में आएगी वैसे। उधार मांगते थे पहले तो, कबूतर उड़ा रहा हूँ जी, बाद में बात करूंगा अभी नहीं। अर्जेंट काम बोलते थे उसको। अब साहब वो फिर शाम को फोन करता है,
बोला यार फोन रख, तो कबूतर नहीं उतरे अभी तक, बाद में बात करेगी। और ऐसे करते करते ये भाई साहब इसको ना गोली दे रहा होता है। इसको समझ में आ जाता है कि यार ये पैसे वैसे मिलने वाले है नहीं। अब इसको ध्यान आता है कि ये आइटम को लाया कौन था। कौन लाया था इसे? इसे लाया था ये एजेंट। ये इसको फोन करता है, बोला भाई तेरे कहने पे ना मैंने उस बंदे को सामान बेचा था, नहीं तो उसकी तो शक्ल पे लिखा था भाग जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे वहां से। बिल्कुल नहीं बेचता उसको सामान। अब इधर से एजेंट इसको फोन घुमाता है, ओ भाई तू यार क्या मेरा भी नाम खराब करवा रहा है, पैसे दे दे यार उसको। बोला भाई साहब दे दूंगा मैं, चिंता मत करो आप। यार आप मतलब भरोसा नहीं कर रहे आप मेरे ऊपर, मैं भाग जाऊंगा 2 लाख रुपए लेके। एजेंट को लगता है यार मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं प्रिंसिपल को पेमेंट कर देता हूं। 2 लाख की पेमेंट एजेंट कर देता है प्रिंसिपल को कि भाई यार 3 महीने बीत गए, सामने वाला बंदा आगे मैं किसी कस्टमर को लेके जाऊंगा, माल बेचेगा नहीं, मेरा कमीशन जाएगा। हर आदमी को अपना धंधा प्यारा होता है भाई, छोटा हो या बड़ा हो कैसा भी हो। तो साहब प्रिंसिपल को पेमेंट कर देता है एजेंट। अब एक्चुअल में मैंने आपको जो बोला था ना कि उड़ता तीर उसके सामने एजेंट आ गया था, अब उसका तुम्हें एहसास होगा। अब भाई प्रिंसिपल को पेमेंट मिल गई और पेमेंट मांग रहा है एजेंट्स कस्टमर से। और एजेंट ने कस्टमर को स्कीम समझाई कि देख सुन भाई मेरी बात, ऐसा है तेरे बिहाफ पे 2 लाख की पेमेंट मैंने प्रिंसिपल को करी, करी कि नहीं करी? बोला बिल्कुल करी, बातें मत करो लड़कियों, बिल्कुल करी। और यार भाई तू कह रहा है पेमेंट अभी 2 महीने बाद देगा, अरे यार 2 लाख रुपए का ब्याज भी तो कोई चीज होती होगी दुनिया में। इंडस्ट्री रेट है 4 रुपए सैकड़ा, तो 2.5 रुपए लगा ले। अरे फिर भी 2 महीने का ब्याज बनता है कि नहीं बनता है? अब सुन मेरी बात, तू 2 लाख तो देगा ही देगा, साथ में 2 महीने का ब्याज भी देगा तू। क्या देगा? साथ में अब तुझे 2 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा। सही है? अब व्हाट लॉस इज, डेल क्रेडिटर एजेंट के केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया है, एक तरीके से एजेंट का पैसा सलीम यूज कर रहा है। किसी का पैसा जब आप यूज करते हो, सामने वाली पार्टी आपसे ब्याज लेती है। लॉ कहता है इस ब्याज की ट्रीटमेंट जीएसटी में क्या होगी, ये समझाया गया यहां पे इस वाले सेक्शन के अंदर, इस वाले सर्कुलर के अंदर। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्या लगता है, ब्याज पे जीएसटी लगना चाहिए या एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए? देखो साहब, दो सिनेरियो है, दो सिनेरियो, ध्यान देना मेरी बात पे। कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, एक्सप्लेनेशन तुम खुद ही पढ़ लेना घर जाके, फिर ये लिखा होगा जो मैं बता रहा हूं। सारी कहानी इस एजेंट और प्रिंसिपल के रिश्ते पे डिपेंड करती है। अगर ये एजेंट शेड्यूल 1 के अंदर वो वाला एजेंट है जिसमें हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं, तो वो वाला एजेंट कौन था याद करो, जो अपने नाम से क्या दिया करता था, इनवॉइस इशू किया करता था। तो वो डीम्ड सप्लाई माना जाता था वहां पे उस केस में। तो अगर भाई तू एजेंट बन गया, शेड्यूल 1 के अंदर वाला एजेंट अगर तू है, तो तूने अपने नाम से इनवॉइस दिया, बोलो सप्लाई है, इंटरेस्ट पे भी जीएसटी आएगा। और अगर तो उधर शेड्यूल 1 में ही एजेंट नहीं था, सप्लाई ही नहीं आया था, जब तो कवर ही नहीं होता ना, डायरेक्टली किसने बेचा था माल, प्रिंसिपल ने डायरेक्टली इनवॉइस दिया था, एजेंट का कोई रिश्ता नाता ही नहीं था। और फिर इस तरह का कोई अरेंजमेंट होता है
तो उस अरेंजमेंट में इंटरेस्ट जो आया है ना वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन नहीं है। वो तो एजेंट का और कस्टमर का पर्सनल कुछ मैटर है, प्रिंसिपल से कोई लेना देना थोड़ी है उसका। तो उसको तुम प्रिंसिपल की सप्लाई मान के उस पर थोड़ी जीएसटी लगा दोगे। बताओ समझ आएगी बात। तो ये तो एक सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन था, सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन के केस में तो जीएसटी नहीं लग सकता। मतलब क्रक्स क्या निकलता है, प्लीज रीड करिए नीचे जल्दी से, 2 मिनट लगा के गो थ्रू करो। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, पैसे दे दिया कर भाई, ऐसा मत करा कर, ठीक है। या सारा दिन कबूतर ही उड़ाता है, है? नहीं उड़ाता ना, फिर ठीक है। हाँ जी, मीनिंग पढ़ो मीनिंग। और भाई सलीम मैं तो एक बात बोलूं तेरे को, देख जो बेइज्जती पे हंसे, नहीं ऐसे दोस्त तू तो हंस सकता है, लेकिन तेरे जो दोस्त तेरी बेइज्जती पे हंस रहे हो उससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। देख ये पक्के दोस्त है तेरे, कोई सा नहीं हंस रहा, सारे के सारे तेरी बेइज्जती में अपनी बेइज्जती मान के चल रहे हैं। और जिनको तू पानी पिलाता है वो सब हंस रहे हैं। समझ रहा है तू बात? तो तेरे को रैंक लानी पड़ेगी सीए में। तो तू दे रहा है एक ग्रुप, मुझे लग रहा है दोनों, दोनों है। सही है यार, पानी पिएगा? है? ये तो भाई सब पानी पीने पे मजबूर कर दिया इसने तो, दोनों ग्रुप दे रहा है ये। पढ़ भी लिया कर भाई, है? हाँ। नहीं तो हमें डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी, है? पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ो सर। इन कमर्शियल ट्रेड पैरालांस, पैरालांस मतलब रिजीम और सिस्टम, a Dell creditor agent is a selling agent who is engaged by the principal to assist in supply of goods or service by contracting potential buyer on behalf of the principal। और सारे उड़ते तीर के सामने आता है ये, कहता है भाई साहब अगर कोई नुकसान होगा ना तो मैं हूं ना, लेकिन उस चक्कर पे पैसा भी ज्यादा लेता है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल को श्योरिटी हो जाती है कि बैड डेट्स नहीं होने देगा ये बंदा, ये बंदा बैड डेट नहीं होने देगा, पैसा रिकवर करके लाएगा, ठीक है 2% कमीशन इसे ज्यादा दे दो, बैड डेट्स तो नहीं होने देगा ये। आया ना? पढ़ो आगे, पढ़ना भाई। मैं जरा कहानी समझ लूं। पढ़ो 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 जल्दी भाई, सब बात नहीं, आगे पढ़ो क्या लिखा है। The factor that differentiate a Dell creditor agent from other agent is that DCA guarantee the payment to the, in such scenario where such buyer failed to make the payment to the principal by the due date, DCA make the payment to the principal on behalf of the buyer. Wow. And for this reason the commission paid to DCA may be relatively higher than that paid to the normal agent। साहब हम तो बंदा ले आए आपके पास, अब आप जानो बंदा जाने, हम चले जी अपने घर, नॉर्मल एजेंट डीसीए। कोई भी दिक्कत होगी साहब फोन कर देना एक बार, आप पैसे वैसे ना देंगे गुद्दी पकड़ के ले लेंगे पैसे, ऐसे कैसे नहीं देगा, मतलब गुद्दी ऐसे गर्दन यहां से ना। हाँ आगे, क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू डीसीए। हर्ष भाई मोबाइल मत चला, है? बाद में कर लियो चिट चैट भाई, बोल दे थोड़ा दीदी थोड़ा रुक जाओ,
whether a DCA falls under the ambit of agent under para 3 of schedule 1 of CGST Act or not depends on the following possible scenarios. Scenario 1, in case where invoice of the supply of goods issued by the supplier to the customer either himself or through the DCA does not fall under the ambit of agent. खुद के नाम से दिया है ना यार, प्रिंसिपल ने, बात खत्म हो गई. In case where invoice of supply of goods is issued by DCA in the on name, DCA would fall under the ambit of, वो वाला एजेंट की बात हो रही है रे, पैरा 3 के अंदर जो था. अगला, whether temporary short term transaction based loan extended by DCA to recipient for which interest charged by the DCA is to be included in the value of goods being supplied by the supplier, यानी कि principal to where DCA is not an agent. और वो एजेंट कब नहीं था? सलीम वाली ट्रांजैक्शन में क्या वो एजेंट था? नो, पैरा 3 का एजेंट था ही नहीं वो. ठीक है, तो वो तो एजेंट की और सलीम की एक अलग से सेटिंग बन रही थी. सलीम बोला ठीक है यार तेरे को दे दूंगा पैसे, 2 महीने का ब्याज ले लिया, तो क्यों सिर खा रहा है, कबूतर उतार लेने दे मेरे को, है कि नहीं? तो परेशान मत कर यार मेरे को, चल बाद में बात करते हैं, हाँ या ना? चलो, in such scenario following activities are taking place: supply of goods from supplier to recipient or supply of agency service from DCA to the supplier or recipient or both. And such extension, ध्यान देना भाई क्या लिखा हुआ है, supply of extension of loan service by DCA to the recipient, it is clarified that in cases where DCA is not an agent under para 3, ध्यान से पढ़ने वाली बात है ये. It is clarified that in cases where DCA is not an agent under para 3 of schedule 1 of CGST Act, temporary short term transaction based loan provided by DCA to buyer of the supply of service by the DCA to the recipient on principal to principal basis, और ये क्या है, एक independent supply है. Hence interest being charged by DCA would not the form of part of the value of supply. जो किसने करी थी? प्रिंसिपल ने. उसकी सप्लाई मत मान लेना इसको, उस पे टैक्स नहीं लग सकता, समझ गए? लेकिन अगर ये पैरा 3 में एजेंट बना तो साहब फिर ये टोटल अरेंजमेंट एक ही सप्लाई माना जाएगा. सेक्शन 15 में जब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई होगा तो ये इंटरेस्ट जो हमने चार्ज किया फॉर डिलेड पेमेंट, याद रखना 15 सेक्शन में जब मैं जाऊंगा तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज F पढ़ाऊंगा मैं आपको. तो वहां पे ये बात एक्सक्लूसिवली लिखी हुई है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर आप चार्ज करते हो सामने वाली पार्टी से, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या हुआ? मेरे को लगा अभी भैया डाउट लेंगे. हाँ भाई बताओ क्या डाउट है अनुज? आधा सिलेबस तो याद हो गया होगा तेरे को ऐसे पढ़ते पढ़ते. है वही तो मैं सोच रहा हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन करा दूं, क्लासेस तो ले ही रहा है लगातार, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं इसका सीए बोथ ग्रुप. सलीम तेरे से ज्यादा नंबर ले आएंगे अनुज भैया? है नहीं ला पाएंगे? क्या लगता है? करा दे इस बार, मॉक टेस्ट पे बिठा दे आपके साथ, बताओ टैक्स वाले में है? ठीक है, इस बार मॉक टेस्ट पे बिठा देते हैं साथ में. हाँ भाई बच्चों, अरे सही है क्या? बन गई क्या बात? ओके है क्या? रिपोर्ट कर लेंगे क्या? अगर सुनो क्रक्स क्या कहता है, समरी ये है, छोड़ो सारी बातों को. पैरा 3 शेड्यूल 1 में बंदा एजेंट क्वालिफाई होता है, एजेंट क्वालिफाई होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? माना जाएगा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा सिंगल सप्लाई माना जाएगा. अगर पैरा 3 में ही क्वालिफाई नहीं होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, मेन सप्लाई का पार्ट उसको नहीं माना जा सकता. छोटी सी बात थी, ठीक है सर जी? और क्या है? और कुछ नहीं है? और भी था क्या कुछ? कोई और क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है. है एक और है, लिक्विडेटेड डैमेज वाली, ये दिख रही है, इसको भी निपटाओ. क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेज? टैक्सेबिलिटी ऑफ
लिक्विडेटेड डैमेज, कॉम्पनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ द लॉ। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है? कहां सुना है हर्ष? लॉ में? कौन से चैप्टर में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में? बात तो एक ही है यार, एक ही पेड़ की तो दो टहनियां हैं। क्या मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है इस बात का? अरे रुको यार, देसी भाषा में। शाम को मैं एक दिन क्लास पढ़ा के निकला यहां से, लक्ष्मी नगर से, थोड़ा अंधेरा हो गया था। एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड, सूर्यास्त, भारत, दिल्ली, गुड़गांव, मस्त। एक भाई साहब सज्जन, मैं और सुजीत सर दोनों, मैं सुजीत सर मैंने कहा चलो मैं ड्रॉप करता चलूंगा, आपको बताया था क्या? लेकिन लिक्विडेटेड डैमेज नहीं बताया होगा। अब इस एग्जाम्पल से फिट करेंगे ना उसको। भाई साहब मैंने बिठाया सर को, लेके यहां से निकले इधर मंदिर के सामने, मैं अपनी लेन में बढ़िया से चल रहा हूं प्रॉपर, पीछे से भाई साहब दिख तो गए थे मेरे को साइड मिरर से, वो ऐसे ऐसे आ रहे थे। मैंने कहा यार ये गड़बड़ है कुछ। वो भाई आया और गाड़ी में एक साइड से धूम मारी करके उसने, और ऐसे ऐसे गाड़ी से लगा के उसे खींचता चला गया आगे। तो भाई साहब ब्लैक कलर की गाड़ी, ब्लैक कलर की गाड़ी उसने मतलब उस तरफ से एकदम वो वाइट कर दी। अब यार मैं भाई रोने लग गया लिटरली। मैंने कहा यार सुजीत सर घर जाते ही कलेश हो जाएगा, दहेज की गाड़ी है। मैंने कहा यार आज, मैंने कहा भाई साहब, हाँ मैंने कहा यार मतलब आज तो मैंने कहा मामला खराब हो जाएगा। तो सर बोले रोको जरा इसको, साइड में रोको। गाड़ी रोकी, भाई साहब बंदा बाहर निकला उसमें से, कहता हाँ बताओ क्या हुआ? सर बोले भाई साहब कुछ नहीं हुआ, ये क्या करा है आपने जरा देखना एक बार, पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी, इनको देखना भाई साहब को डरे हुए ये। कहता गलती मेरी नहीं है। सर बोले आपकी तो हो ही नहीं सकती, हम समझ गए, फोन करो 112 पे। तो जैसे ही 112 का नाम आया तो भाई बोला यार पैसे ले लो। है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सोच के बताना। लेट सपोज मेरा 12,000 का नुकसान हुआ था और वो भाई मेरे को 12,000 पे करने को तैयार है, एग्जाम्पल। लेकिन क्या फिर भी गाड़ी तोड़ना सही था? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। एग्जाम्पल, क्या जानबूझ के मैंने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे अड़ाई कि तू तोड़ इसको? क्या कोई आदमी जानबूझ के किसी की गाड़ी में ठोकेगा, ठोक के नीचे उतर के बोलेगा पैसे ले लो सर? जानबूझ के करेगा कोई ऐसा? सोचो। लिक्विडेटेड मतलब क्या होता है? सामने वाले के लॉस को इंडेमनिफाई करना। तो आपने या आपकी किसी हरकत से क्या हो गया कि सामने वाले को कोई नुकसान हो गया। अब देखो लॉ मेकर्स का क्या इंटेंट था। कहते ये 12 मिले ना आपको, ये कंसिडरेशन है। सुन लो पूरी बात पहले। किस बात की? टू टॉलरेट एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट। कंसिडरेशन क्या कहता है? कुछ करने के लिए या कुछ बर्दाश्त करने के लिए आपको कुछ मिला हो। हाँ जी भाई साहब आप मेरी गाड़ी तोड़ दो, 12,000 रुपए दे देना मेरे को, ऐसे होता है क्या? तो लॉ मेकर कह रहा है ये कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन अगर बन गया ना तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक बन जाती हैं। अब भाई इस पे ना कोर्ट आ गई बीच में। कोर्ट ने बुलाया जीएसटी ऑफिसर्स को, इधर आइयो इधर आइयो, इधर इधर आ, घूम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तू क्या बोल रहा है यार, मतलब लिक्विडेटेड डैमेज को तू कंसिडरेशन बोल रहा है, पागल हो गया है क्या तू? कंसिडरेशन कैसे हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेज? यार सामने वाला आदमी जानबूझ के किसी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ाएगा क्या कि तोड़ दे भाई? मैं एक एक्ट को टॉलरेट करने को तैयार हूं।
पैसे चाहिए है? अरे बोलो, ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। तो ये बेसिकली लिक्विडेटेड डैमेजेस जो रिकवर हुए हैं ना, इनको अपन कंसिडरेशन की परिभाषा में नहीं लिखते हैं। ये पढ़ाना था हमें आपको, ठीक है। तो भाई का तो बढ़िया इलाज करवाया था उस दिन हमने, सर ने मिलके दोनों ने। हाँ गाड़ी तो है, उसी दिन करा ली थी मैंने, क्या बात कर रही, तो तुम्हें बता सकता हूँ मैं ये बातें। घर पे तो बोल भी नहीं सकता ये बात मैं कि गाड़ी को कुछ हुआ था। अगले दिन ये चाबी यहाँ थोड़ी दिखेगी तुम्हें, ये गायब, पता नहीं कौन से पक्ष में चली जाएगी ये। तो घर पे तो कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। उसको तो मैं फिर उसको तो मैं रिपेयर करा के लेके गया रात को, और घर पे बोला कि थोड़ा लेट आऊंगा, कुछ काम है ऑफिस में। तो ये तो मैंने मम्मी को भी नहीं बताया अपनी। पढ़ो। है? नहीं, दहेज नहीं था भाई, गिफ्ट था, गिफ्ट। दहेज के खिलाफ हूं यार मैं तो वैसे भी। है? हाँ बोला है। मैं क्वालिफाइड मैं क्वालिफाइड लॉयर भी हूं, आपको पता है। चलो आ जाओ रे। बैकग्राउंड ऑफ द लॉ पढ़ो क्या। क्या लिखा है? एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट or tolerate an act or a situation, or to do an act has been specifically declared to be a supply of as per schedule 2 of CGST Act. The same constitute a supply within the meaning of CGST Act. पढ़िए सब। Nature of transaction. Agreeing to the obligation to refrain from an act. नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट मैंने किसी के साथ साइन किया, where one party agree not to compete with another party in a product, service or geographical area against a consideration paid by other party. क्या बात हो रही है यहाँ पे कि भाई शगुन, तो अपनी जो ये शगुन स्वीट्स है ना, इसको यहां से हटा ले। और इसको बोल रहा है कौन? हल्दीराम। कौन बोल रहा है? अब शगुन बोला मैं तो नहीं हटाऊंगा। अरे यार 3 करोड़ ले लेना भाई, हटा। तो शगुन ने हटा दिया। अरे बोलो, अभी हटा लिया तो 3 करोड़ मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन अराइज होता है 3 करोड़ का क्या जीएसटी वीएसटी का मैटर आएगा कि नहीं आएगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बिल्डर रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग मोर देन अ सर्टेन फ्लोर even though permitted to do so by the municipal authority against a compensation paid by neighboring housing project which want to protect its sunlight. उन्होंने पैसा दिया कि भाई साहब प्लीज इसके ऊपर कोई और फ्लोर मत बनाना। बिल्डर बोला साहब 5 करोड़ का नुकसान है। अरे पैसे ले लो ना यार, आप धूप नहीं आएगी, हमारा घर दब जाएगा भाई, मत करो ऐसा। Industrial unit refraining from manufacturing activity during certain hours against as agreed compensation paid by neighboring school which want to avoid noise during those hours. साहब ये काम मत करना, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कंपनी वाला बोला भाई साहब मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो बोले जी नुकसान हो जाएगा तो पैसे ले लो उसके लिए, आप ये हरकत मत करो, इससे दिक्कत होगी। आ जाइए साहब। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर क्वालिफाइंग एज सप्लाई। यार वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, आप पढ़ लो ना यार, फटाफट अपनी स्पीड से पढ़ लो ना। तो कुछ नहीं है वैसे, ये कुछ कोई मैटर नहीं है ये तो। पढ़ लिया?
हम्म, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, बर्दाश्त कर रहे हैं जी हम आपको। कैसे? शॉपकीपर allowing a hawker to operate from the common pavement in the front of his shop against a monthly payment by the hawker। ये सामने नीचे रेडी पटरी वाले खड़े हैं, ये किसी ना किसी की दुकान के बाहर लगा लेता है। सामने वाला कह रहा है ठीक है ओके, इधर तो मेरी बिरयानी की दुकान है ही, तो इधर सामने यहाँ पे लगा ले कुछ रेडी वेडी जो भी लगानी है तेरे को, तो ठीक है पैसे लूंगा लेकिन मैं तेरे से 15,000 रुपए। किस बात के भाई साहब? अरे रेडी लगाने के। द मोमेंट तू पैसे देना बंद करेगा तेरी रेडी यहां से क्या हो जाएगी, साफ। ठीक है। RWA tolerating the use of loudspeaker for early morning prayers by the school located in the colony, subject to school paying an agreed sum to the RWA as compensation। आगे बढ़ो। agreeing to do to the obligation to do an act, कुछ काम करने के लिए कुछ पैसा देना। An industrial unit agreed to install equipment for zero emission discharge at the behest of RWA of a neighboring residential complex against a consideration paid by such RWA, even though emission discharge from the industrial unit was within the permissible limit and there was no legal obligation upon the individual unit to do so। भाई जो तेरे यहां से धुआं हुआ निकलता ना यार, ये अपने को नुकसान करता है, तो तू फटाफट एक काम कर, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जहां अपनी सोसाइटी है ना, ये इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उसकी बगल में एक हॉस्पिटल है, हाउस लिख दिया हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल वालों के यहाँ क्या है, ऊपर छत पे ना इनका वो रखा हुआ था जेनसेट। अब जब ये सोसाइटी बन रही थी तभी लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई थी उससे, वो बड़ी अजीब सी आवाज थी उसकी। सोसाइटी की जो हमारी छत है वो काफी बड़ी है, मतलब काफी बड़ी है, तो लोग ऊपर क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, तो उधर पार्क बना हुआ है एक सोसाइटी की छत पे, तो उधर घूमने जाते हैं लोग। अब वो हॉस्पिटल का जेनसेट डिस्टर्ब करता है, तो RWA ने क्या करा, कंप्लेन कर दी। किसकी? हॉस्पिटल की। MCG आई, आके देखा उन्होंने, हाँ भाई साहब ये तो खतरनाक चीज है, हटाओ रे इसको, ओए उठाओ इसको यहां से। हॉस्पिटल वाले बोले साहब कुछ ले दे के सेटिंग कर लो यार। बोला भाई हमें दिक्कत नहीं है, RWA वाले कुछ करें तो करें। तो RWA वालों ने बोला भाई या तो इसको रखवाओ कमरे के अंदर, आए ना, या फिर एक ऐसा जेनसेट लो जिसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। बोला साहब पैसे लगेंगे। मतलब कितने? बोला जी 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हारा कितना खर्चा? 90% तुम दे दो, 10% हम दे देते हैं, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। 90% दे दो तुम लोग, तुम्हारा बजट कितना है, 90% के बराबर है ना, 10% हम इकट्ठा करके देते हैं आपको। ये नौटंकी बंद कर दो बस, ये नहीं होना चाहिए, आए ना। अब ये जितनी भी कहानी अपने ऊपर पड़ी है इन सब की टैक्सेबिलिटी लिखी है नीचे। लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज, इसकी सप्लाई, क्या ये सप्लाई क्वालिफाई होगी? ट्रांजैक्शन नॉट क्वालिफाइंग एज सप्लाई, ट्रांजैक्शन क्वालिफाइंग एज सप्लाई। ये 2 पॉइंट्स हैं। इसमें आप जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि यार कोई आदमी अपना नुकसान किसी से जानबूझ के तो नहीं करवाता, तो ऊपर किसी भी पॉइंट में वो बंदा कवर नहीं हो पाएगा। हेंस लिक्विडेटेड डैमेजेस को आप किसी भी तरीके से जीएसटी के ब्रैकेट में ला ही नहीं पाओगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं। एक लिक्विडेटेड डैमेज पे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, किसी को एडवांस दे देते हो ना उसका फॉरफीचर।
अच्छा, कोई जानबूझ के अपना फॉरफीचर करवाएगा? प्रॉपर्टी खरीदने गया, 5 लाख का एडवांस दे दिया और फिर वहां से मन बदल गया, तो 5 लाख तो उन्होंने फॉरफिट कर लिए कि नहीं कर लिए? वो वापस थोड़ी दे देंगे उस पैसे को। चेक डिसऑनर और फाइन पेनल्टी, पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। तो ये सब के ऊपर क्या आप जीएसटी किसी तरीके से लगा सकते हो? लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ऐसे आप। तो ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको रीड करना है आपको, सिंपल। ठीक है? अरे कर लोगे क्या? कोई सवाल आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? अब आपको ना एक फाइल भिजवाता हूं मैं आज, सुनो। ये वाली एक फाइल है और इसमें नीचे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विद आंसर, विद आंसर दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन तो दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। होल्ड करो 1 मिनट, बात नहीं करनी। ये दिए हुए एमसीक्यूज, और टोटल एमसीक्यूज जो आपको दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं लगभग 40 के आसपास होने चाहिए थे इस चैप्टर में। हाँ, 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन आप आधे घंटे में सॉल्व कर लोगे। बातें मत करो लड़कियों, आधे घंटे में सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो इनको ले आओगे करके, बोलो। और बाकी ऊपर इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सारे आईसीआई के सॉल्व इलस्ट्रेशंस हैं, जो मेरे हिसाब से उनके आंसर्स जो होने चाहिए थे वो बना रखे हैं। आईसीआई के आंसर्स जहां मुझे लग रहे हैं कि हाँ ओके लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, बट जो एज अ स्टूडेंट आप लिख सकते हो वो लिख रखा है वहां पे, तो उसको एक बार रीड करना आपने। कर लेंगे? जाओ, क्लास और भी तो है ना एक। अच्छा, खुश हो गए थे यार आप लोग तो। अच्छा, मतलब मेरे को जाना है ना, मेरे को जाना है, आपको नहीं जाना है? अच्छा हाँ, बताओ।